रिकमेंडेशन दी है कि बिजली को भी निजीकरण कर दिया जाए, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, फैसले जो है 16th फाइनेंस कमीशन ने बहुत निराशाजनक चीज रही है। कैसे उन्होंने काम लिया, क्या पैमाना रखा कि हिमाचल प्रदेश में पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, तो अच्छी बात है ना। अगर लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगर हम छाती तान के बोलते कि हिमाचल तरक्की कर रहा है, तो तभी तो लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है ना। क्या चाहता है राज्य कि उनके लोग संपन्न हो, प्रदेश आगे बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, लोगों को काम मिले, लोगों को रोजगार मिले। अगर उस पैमाने पे हम खरे उतर रहे हैं, तो आप बोलते कि उस पैमाने को हम उल्टा मान के आपकी रोक देते हैं। क्यों? हम तो आपके विकास का इंजन का पार्ट बन रहे थे। आपको हमको और मदद करनी चाहिए थी कि ये राज्य अच्छा काम कर रहा है, विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, और वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। तो यही तो करना है किसी भी सरकार को। लेकिन सर, निजीकरण से तो आप लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि मनमाने रेट्स जो है वो कंपनीज लगाएंगे। उसको देखेंगे, वो तो उन्होंने सुझाव दिया, उस पर सरकार गौर करेगी कि किस तरह अपना पक्ष रखेंगे। उसको पहले अध्ययन करेंगे कि किस तरह का निजीकरण की उन्होंने बात की है। लेकिन अभी जो हमारा मसला है, सबसे पहला मसला ये है, जो हमसे सबसे बड़ा हक हिमाचल प्रदेश के लोगों से छीना है, उसके लिए हमको सबसे पहले मिलके, मैं आप लोगों से भी सबसे दरख्वास्त करता हूं कि आप लोगों का भी ये सबका हमारा ये साझा काम होना चाहिए। सर, लोकसभा और राज्यसभा में भी जिस तरह से ट्रेड को लेकर जो है वो नाराजगी है, और मेरी अपील भी है कि आप इसमें राजनीतिक दृष्टि से मत देखें। आंकड़े पेश करने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें पुरानी हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम मिलके इस लड़ाई को लड़ें, जिसमें आम आवाम का भी हमारे को साथ मिलना चाहिए, क्योंकि जब भी ये प्रदेश के लोगों के अधिकारों की बात है, तो हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर इसके काम करने की आवश्यकता है। हर ग्रांट बंद होने के बाद आर्थिक मोर्चे पर कितनी बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश की समक्ष रहेगी, और कौन कौन से क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आप ये समझें कि हमें एक धक्का लगा, शॉकिंग था हमारे लिए ये, जो कल्पना नहीं की थी कि ऐसा बजट में प्रोविजन करेंगे कि जो आपको 5 साल पहले मिल रहा था वो बंद कर दिया जाएगा, और आपको बोले कि आप खुद करो। जब भी ये फाइनेंस कमीशन बनते हैं, उनका कार्यकाल ये होता है कि वो जाके लोगों से, राज्यों से, हर जगह मिलके इन 5 सालों में अध्ययन करते हैं कि उस राज्य को किन क्षेत्रों में मदद की ज़रूरत है, उनकी योजनाएं कैसे बननी चाहिए, और ये राज्य भी फेडरल सिस्टम में हर राज्य को आगे बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए। जब पूरा देश एक मत होके एक तरीके से आगे बढ़ेगा, तभी पूरे देश की तरक्की होती है। अगर हम ये सोचेंगे कुछ राज्यों को हम छोड़ देंगे और देश की तरक्की की बात करेंगे, वो स्वाभाविक नहीं है। हमारे लिए ये बहुत चैलेंजेस है। 3 वर्ष का समय भी चैलेंजिंग था, लेकिन हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया। कुछ आप देखें, पावर प्रोजेक्ट्स में 12% फ्री पावर से 18% फ्री पावर की लड़ाई हमने लड़ी। 250 करोड़ रुपया हर साल मिलना शुरू हुआ। या एक 5 स्टार होटल, बहुत बड़ा रिजॉर्ट, जिसको हमने बड़ी लंबी लड़ाई के बाद हासिल किया, और साथ में होटल भी मिला और साथ में 300 करोड़ रुपए भी मिले। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी सरकार ने बनने के बाद प्रयास किए कि हमको अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में स्कोप बहुत कम है। हम ऐसे छोटे राज्य हैं जिसमें मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है, पहाड़ है, ज़मीनें नहीं हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो हमें तो निश्चित तौर पे जो है इस तरह के भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करना है। जो आप टैक्सेस लेते हो हमारे लोगों से, उसको आप स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट थी, तो हमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है। सर, उनका ये भी कहना है कि ये जिस तरह से 50 से 18% ट्रेड किया, तो किस तरह देखते हैं विदेश में? ये एक सही है, लेकिन पहले ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? आपको धमकाया जा रहा था, आपको 50% ड्यूटी की जा रही थी, वो भी उन परिस्थितियों में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सब, आप लोग, पूरी दुनिया ये मान रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे संबंध है, मतलब दोस्ती है, संबंध क्या, दोस्ती है। तो हमें पहले दिन से ये उम्मीद नहीं थी कि हमको ऐसा, हमारी पिक्चर दुनिया में बनाई जाएगी कि हमको भी धमकाएंगे वो।
और 50% इन बिटवीन जितना ये टाइम निकला है, इस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग जो डायमंड मर्चेंट्स थे, उनके साथ लाखों लोग रोजगार के तौर पे जुड़े थे, उनका पिछले कई महीनों से काम धाम बंद, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम धाम बंद। तो ये बड़े गंभीर मसले थे, लेकिन ये अब अगर घटा है इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, पार्लियामेंट चल रही है हमारे और आपके देश की, वहां पर एक बात रखने की प्रयास किया और उनको रोकने के लिए जिस तरह से भाजपा के नेता उतारू दिखे, तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा गंभीर मसला है। फर्क क्या है? लोकतंत्र में जिनका नंबर ज्यादा है वो सत्ता में बैठ गए, जिनका नंबर थोड़ा कम है वो विपक्ष में बैठ गए। सिस्टम से सब आए हैं, लोगों के मत से चुन के आए हैं। तो नंबर गेम का इतना इनकार नहीं होना चाहिए कि आप ये समझें कि जो विपक्ष में लोग रखे हैं इनको हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं चुना है। उनकी आवाज पार्लियामेंट में, इसीलिए तो पार्लियामेंट बनी कि आपको सबकी बात, पूरे देश की आवाज वहां पहुंचती। आप ये बोले हमारे पास नंबर है, हम रूलिंग में, हम आपकी बाकियों की बात ही नहीं सुनेंगे, तो ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। जिस तरह से सरकार दबाने का काम, लोकतंत्र को खत्म करने का काम, विपक्ष को दबाने का काम, विपक्ष के नेताओं को दबाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये ज्यादा दिन लोकतंत्र में चलने वाला नहीं है। थैंक यू। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उसका दुरुपयोग किया है, कैबिनेट के जो है एक ऐसी पद यहाँ पर भर्ती है और अपनी जो क्राइटेरिया पूरी करने के लिए जो है ये पैसा उन्होंने बर्बाद किया है। किस तरह का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको मैं बिल्कुल राजनीतिक दृष्टि से बातें नहीं कर रहा, भाजपा कांग्रेस से जोड़ के हम कोई बात नहीं कर रहे इसके बारे में। अगर किसी राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। हमारी आर्थिक स्थिति कहाँ है वो तो पूरा रिकॉर्ड है 16th फाइनेंस कमीशन के पास, भारत सरकार के पास। अगर हमारी पिछली, मैंने जिक्र किया कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा, 12,000 करोड़ रुपए की देनदारियां, तो ये कौन देगा? जो कंटिन्यूटी में सरकार आएगी वो इसको करेगा। तो हमको कैसे खड़े करेगा इस सिस्टम में? हमारी मदद तो करनी पड़ेगी ना। कैसे होगा बताओ, आप बताओ, कोई और मैकेनिज्म है? जो कुछ सामने रखा है अगर उससे बाहर निकालना है किसी राज्यों को, तो ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है, फेडरल सिस्टम। नहीं, ये राजनीतिक स्टेटमेंट है, जिस भी भाई ने ये स्टेटमेंट दी है कि दुरुपयोग किया है, तो हम तो बोल रहे हैं कहाँ से शुरू किए थे। हमने तो बता दिया अपने आंकड़े कि हमने तो इसमें जो है किस तरह से फैसले लेके और रेवेन्यू, लेकिन हम अगर इस बहस में पढ़ेंगे तब तो हम बताएंगे कि पिछले 5 साल जो सरकार रही भाजपा की, उनका मैनेजमेंट क्या रहा, उन्होंने दुरुपयोग कैसे किया, उनके पास उस वक्त कितने पैसे आए। मैं आपको बता दूं कि उनके लिए जो रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट है 11,000 करोड़ रुपया मिली पहले साल, दूसरे साल में 10,000 करोड़ रुपया मिली, तीसरे साल में 10,000 करोड़ रुपया मिली, चौथे साल में 8500 करोड़ रुपया मिली। तो दुरुपयोग तो उन्होंने किया जिनको दिल खोल के पैसा मिला था। और देनदारियां जो है, जो 6th पे कमीशन था एम्प्लॉइज का, सारी देनदारियां अगली सरकार पे छोड़ दी। तो मिसयूज किसने किया? इस पे जब बहस होगी आंकड़ों पे होगी कि किस तरह से पिछली सरकार ने, आज हमको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम तो पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं कि अपना डिसिप्लिन करें, लेकिन अगर आज जो स्थिति है भारत सरकार को, किसी भी राज्य में हो, हिमाचल हो, कोई और राज्य हो, ये जिम्मेवारी है भारत सरकार की कि उससे बाहर निकालने का तरीका भारत सरकार को ढूंढना पड़ेगा। हमने बोला कि आप हमारी जो स्टेट जीडीपी है, बोरिंग लिमिट हमारी बढ़ा दें, उसके लिए भी तैयार नहीं कि आप लोन भी नहीं ले सकते, उसकी भी कैपिंग कर दी। उसके बाद हमने एक फैसला लिया कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी भाई हैं, हम ओपीएस में चले गए। हमने उनको कमिटमेंट को अपना पूरा किया। उसके कारण थे कि उनको मिलनी चाहिए थी। जिस आदमी को 3,000 रुपया पेंशन मिलेगी अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करके, जब वो रिटायर होंगे, जब उनको उसकी पैसे की जरूरत होगी और पेंशन सिर्फ 3,000 रुपया मिलेगी, हमने उसको समझा है। और उस पेंशन बहाल करने के बाद हमारा 1600-1700 करोड़ रुपए की बोरिंग भी सरकार ने कम कर दी, भारत सरकार ने। उसके अलावा 9300 करोड़ रुपया जो हमारे एम्प्लॉयज का शेयर और हमारा शेयर था भारत सरकार के पास से पेंशनर्स का, उस पर कोई जिक्र नहीं। तो हम फेडरल सिस्टम में, हम भी पार्ट है हिंदुस्तान के, हमारे कुछ अधिकार हैं। उन अधिकारों को लेके हम चाहते हैं कि हम अपनी लड़ाई हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए और उनके सहयोग से इकट्ठे होकर, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के, इस वक्त हमको इसको बड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है। अगर हम केवल मात्र सरकारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके
आगे चलने की बात करेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत संकट भरा होगा। सर, उन्होंने कहा कि आरडीजी अस्थायी व्यवस्था थी और हिमाचल में संपदा का अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, जो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अपार ये प्रश्न बहुत किसी ने ऐसी चीज फेंक दी है मार्केट में कि ये अस्थाई थी, ये 60-70 साल से चल रही थी तो अस्थाई हो गई। तो स्थाई कौन सा होता है? एक 60 साल से आपके सामने आंकड़ा रखा कि कब से मिल रही थी। दूसरी बात, आप नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, आप बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके मिनरल्स पे आप उनको शेयर देते हैं। हम लोग नहीं, हमारा अधिकार नहीं है, हम सिस्टम नहीं है देश के। हम आपके जंगलों को बचा रहे हैं, हम आपके पानी पे हमारे को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। हम पहाड़ी राज्यों कहाँ से लेगा? हर राज्यों को, उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, अपने मिनरल्स पे राइट्स मिलते हैं, आपको देना तो पड़ेगा ना। हमारे लोगों के पास क्या है बताइए आप? लोगों की जेब से ही थोड़ी निकाल सकते हैं। ये जिम्मेवारी है भारत सरकार की, इसको करेक्ट करना कि किसी भी राज्य में अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वहाँ फाइनेंशियल मदद होनी चाहिए तो होनी चाहिए। आप तरीका निकालो। बीजेपी कह रही है कि कदम है और राज्यों को भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और हिमाचल तो आत्मनिर्भर की बात कह ही रही है सरकार। ये स्लोगन से होगा, खाली नारे से, स्लोगन से आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत? उसकी रूपरेखा जो पिछली 5 साल में इन्होंने बिगाड़ी है, मैंने जिसका जिक्र किया कि कितना इनको पैसा मिला था, आपको पता है इनके टाइम में जीएसटी कंपनसेशन मिला, 22 तक लगातार जीएसटी कंपनसेशन मिलता रहा। रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट इनको 40,000 करोड़ रुपया मिले और कोरोना के टाइम में स्पेशल बजट मिला। आज अगर हिमाचल प्रदेश की हालत की है तो पिछली 5 सरकार, भाजपा की सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से ये हालत हुई। आज ये प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा होने के बजाय उनको ये सबक सिखा रहे हैं कि अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। ऐसे खड़े हो जाएंगे कि बैठे हुए आदमी को बोलो खड़ा हो जाओ? ऐसे मजाक है कोई? आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा आघात है, इसको मिलके कैसे फेस करना है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे लोग जो ऐसी बात करते हैं, मुझे बड़ी दुख होता है कि आप प्रदेश के लोगों के बारे में ऐसी सोच रखते हैं केवल पॉलिटिकल रीजन से कि हम भाजपा से हैं, हमने अपनी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। बहुत दुख हुआ मुझे कि आप अपने अधिकारों के लिए भी अपने नेताओं के सामने खड़े नहीं हो सकते। सर, क्या इस पूरे मामले में कानूनी राय भी ले रही है प्रदेश सरकार? आगे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, सवाल ये है कि ये एक सबको मिलके, सबके लिए है ना। हिमाचल सरकार तो आज किसी की होगी, कल किसी की होगी। एक बार ये चीज ट्रेंड में खत्म हो गई तो आप आगे क्या उम्मीद करोगे? और आपका कोई छोटा मोटा अधिकार नहीं खत्म हुआ। 40-50 हज़ार करोड़ रुपया जिससे आप और हम, हमारे आपके बच्चे, उनका भविष्य जुड़ा हुआ है हिमाचल का। वोट 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 से मत देखो इसको। अब इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट मीटिंग रखी है, बड़ी गंभीरता से इस पे विचार करेंगे। उसके बाद विपक्ष के लोगों से भी मिलके बात करेंगे कि मिलके इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। और इस तरह आप स्टेटमेंट देके इससे अपने आप को बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जीएसटी में आने के बाद बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जब हम वैट पे थे तो हमको काफ़ी पैसा बद्दी रोटी वाला, जहां हमारा नालागढ़ इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, वहां प्रोडक्शन पे वैट लगता था और हमको टैक्स मिलता था। जैसे ही हम जीएसटी सिस्टम में गए, हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर ये बातें हम किससे कहेंगे? भारत सरकार से कहेंगे ना कि ये चीज गलत है, इसको करेक्ट करो। कहाँ जाएंगे हम? इसमें कोई अदालत में जाने वाली बात थोड़ी है। हम उनसे बात करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर से, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे कि जीएसटी में आने के बाद हमारा बहुत नुकसान हुआ है, इसको देखा जाए और उसको ठीक किया जाए, करेक्ट किया जाए। तो ये हमारे बड़े सवाल है या हमारे बड़े अधिकार है जो हमारे पेंडिंग है। दूसरे राज्यों के साथ मसले हैं, उसको सुलझाने का काम ये भारत सरकार का काम है, जिम्मेवारी है उनकी। मुझे समझ नहीं आता इसको कैसे हल्के में ले रहे हैं कि आपके पास रिसोर्सेज है, पैसे है, नहीं आप सब राज्य चलाइए। ऐसे नहीं चलेगा। ये फेडरल सिस्टम में जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उस पर सबका अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। आज कांग्रेस ऑफिस में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ शिमला शहर के हमारे अध्यक्ष इंद्रजीत जी, संडे को
एतवार के दिन देश का बजट पेश किया गया भारत सरकार द्वारा। उस बजट को लेके पहले भी हमने आपसे बात की थी, बजट आने से पहले भी कुछ हमारे मित्र मीडिया के मिले थे कि आप लोगों की अगर हिमाचल के संदर्भ में बात करें तो क्या उम्मीदें उस बजट से थी। ये प्रश्न बजट आने से पहले आप लोगों ने भी किए और हमारी उम्मीदें भी हमने आपसे साझी की कि हम क्या सोचते थे कि इस बजट से हिमाचल प्रदेश की क्या उम्मीदें थी। लेकिन जिस प्रकार फाइनली जब बजट बाहर निकला, एतवार का दिन था, सब बैठे रहे टेलीविज़न के सामने, बड़ी बारीकी से उसको समझने का प्रयास किया। लेकिन इस साल के बजट में एक बात बहुत अलग से, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य, जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया उस वक्त एक बात तय की गई कि ऐसे पहाड़ी राज्य जो किसी भी तरह से रेवेन्यू के मामले में, विकास के मामले में जो दूसरे राज्यों उनसे साथ मैच नहीं कर पाएंगे, तो ये तय हुआ था हम ऐसे राज्यों की जो है भारत सरकार मदद करेगी। और वही एक तरीका था कि छोटे और पहाड़ी राज्य जो है देश के दूसरे राज्यों के साथ विकास की दृष्टि से अपने आप को जोड़ सके। और तब से जो है ये जो रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट की बात हो रही है, ये चलता आ रहा था। सरकार कोई भी हो, राज्य में कोई सरकार हो या भारत सरकार में किसी भी पार्टी की, किसी भी विचारधारा की सरकार हो, लेकिन ये चलता रहा। रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट हिमाचल को हमेशा मिलता रहा, दूसरे राज्यों को भी मिला होगा जो और हमारी श्रेणी में आते थे, नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे या उत्तराखंड था। मकसद साफ था कि भी हिमाचल प्रदेश में जो लोग हैं, अलग राज्य बना है, वो अपने आप को विकास की दृष्टि से आगे ले जाए और वहाँ पर लोगों को इस मदद के जरिए जो है मदद की जाए। लेकिन इस बार के बजट में जिस तरह से रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट का कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि हमारी और हिमाचल प्रदेश के आम जन की एक उम्मीद थी 16th फाइनेंस कमीशन आ रहा है और उसकी रिकमेंडेशन होगी, क्योंकि पहले जो इससे पहले 15th फाइनेंस कमीशन था उसमें 37,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट के तौर पे हिमाचल को मिला। और अब हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारा जो रेवेन्यू डेफिशिएंट है परसेंटेज वाइज वो बढ़ा। जब हमारी सरकार कांग्रेस की माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में 2022 में हिमाचल प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से बनी, उस वक्त जो हमको मिला पिछली सरकार से 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। उसके अलावा 12,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर्स की देनदारी थी, ये हमको मिला। तो हमको तो वहां से आगे ही चलना था और ये एक प्रदेश को किस प्रकार, जो हमारे प्रदेश के नेता भी हैं विपक्ष के, मैं उनकी भी आज बात देख रहा था और माननीय अनुराग ठाकुर जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि प्रदेश सरकार की गलतियों की वजह से ये सब कुछ चीज़ें हुई है और प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद नहीं कर रही है, या किस प्रकार अनुराग ठाकुर जी ने इस बजट को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद किया। मेरे उनसे कुछ प्रश्न हैं, चाहे वो जयराम ठाकुर जी की बात करें या आप अनुराग ठाकुर जी की बात करें। हम उनसे सीधे तौर पे पूछना चाह रहे हैं कि आपका क्या स्टैंड है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं, आप इस बात को एग्री करते हैं कि रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट मिलना हिमाचल को बंद हो गया? क्या आप इस बात को ठीक मानते हैं? इस बात के लिए आप अपने हाईकमान की पीठ थपथपा रहे हैं कि आपने एक हमारा ऐसा ग्रांट बंद कर दिया जो हमारे प्रदेश के लिए, हमारे 75 लाख लोगों के लिए, उनके विकास के लिए बहुत ज़रूरी था। मेरे के जो लीडर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं,
कि आप अपनी पार्टी की और अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि आप इसका समर्थन करते हैं कि जो रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया हमको नहीं मिलने वाला है 5 सालों में, आप इसका समर्थन करते हैं? आप इससे खुश हैं? ये हमारा सबसे बड़ा और बेसिक प्रश्न है कि हमें भी समझाएं कि किस प्रकार एक पहाड़ी राज्य जिनके अपने संसाधन बहुत सीमित है और जो नए टैक्सेस लगाना या नया रेवेन्यू कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्या हम इस फेडरल सिस्टम में देश के हिस्सा नहीं है? जो एक चला आ रहा था प्रथा, उसको बंद कर दिया गया। हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे और किस तरह से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा? ये हमारे प्रश्न हैं उनसे कि आप हमको भी समझाएं कि आपका क्या गणित है कि हमारी 40 से 50,000 करोड़ रुपए की सहायता भारत सरकार ने बंद कर दी और आप कहते हैं कि ये सही है। हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि क्या ये आपकी स्टेटमेंट केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से है या इस वक्त एक भावना होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। कोई कांग्रेस से हो, कोई भाजपा से हो, कहीं से भी हो, जहां पर लोगों की प्रदेश के मसले और प्रदेश के हित की बात हो, जनहित की बात हो, वह हमें राजनीतिक दृष्टि से ऊपर उठ के एक मत होके इस बहुत बड़े मुद्दे को आप हल्के में ना लें। मैं सबसे अपील करता हूं प्रदेशवासियों से भी, वो किसी भी, चाहे वो कर्मचारी है, किसान है, बागवान है, चाहे मीडिया के बंधु हैं, पार्टी हमारी कोई भी हो सकती है। ये हमारे प्रदेश के अस्तित्व का सवाल है। जो हमें मिलता जा रहा था उसको एकदम बंद करने से हमको इस मुद्दे पे इकट्ठे होके मजबूती के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया कि हम तैयार हैं, चाहे भाजपा के लोग, भाजपा के नेता, विपक्ष के लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, हम इस काम के लिए इकट्ठे होके भारत सरकार के सामने अपना मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए। अपने अधिकारों के लिए, प्रदेशवासियों के अधिकारों के लिए हमें भाजपा और कांग्रेस से ऊपर उठ के इस वक्त ये बहुत बड़ा आघात हमारे लिए हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान है। जहाँ तक रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट की बात मैं करूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार दिल्ली में जाके जो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे उनसे भी मुलाकातें की और फाइनेंस मिनिस्टर से भी मुलाकातें की। हम तो यही सोच रहे थे कि हमको ये जो है हर साल 5 सालों में जो भी मिलता है उसको बराबर रेशो में मिलना चाहिए, जिससे हम आगे प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। लेकिन उसके विपरीत हुआ कि हमारा ग्रांट ही बंद कर दिया गया। और आप किस तरह के आंकड़े पेश कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं मीडिया के जरिए। आज हमने देखा कि भाजपा के लोगों ने बड़ी कोशिश और बड़ा प्रयास किया कि जो है टैक्सेस में 2388 करोड़ रुपया बढ़ेगा, जो हमारा शेयर आता है टैक्सेस का। ये सभी जानते हैं प्रदेशवासी, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, सारे टैक्सेस भारत सरकार के पूल में जाते हैं। भारत सरकार उससे हमको 41% शेयर वापस देती है, उसी से चलता है ये पूरे देश का, पूरे सिस्टम में किसी एक राज्य की बात नहीं है। अब उसमें टाइम के अनुसार बजट का आकार हर साल बढ़ता है 8 से 10%, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। उसी तरह अगर उसमें इंक्रीज होगा, वो 2388 करोड़ रुपए का आंकड़ा लेके आज प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो एक रूटीन में बढ़ना ही था, उसमें कोई नई बात नहीं है। और दूसरी बात की गई कि वो डिपेंड करेगा कि अल्टीमेटली कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, कलेक्शन, उसके बाद वो आंकड़ा निकलेगा कि फाइनली इतना टैक्स कलेक्शन हुआ आपके राज्य से और आपका ये शेयर बनता है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि कहाँ हमें इस वक्त बीजेपी कांग्रेस छोड़ के प्रदेश के हकों की लड़ाई के लिए इकट्ठे होके भारत सरकार के सामने जाना चाहिए था। विपक्ष के लोगों को, भाजपा के नेताओं को इस बात को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये कोई वोट की राजनीति नहीं है, ये हमारे प्रदेश के और 75 लाख लोगों के भविष्य का सवाल है। जो चीज़ें सामने आंकड़ों के तौर पे, हमारी जो लाइबिलिटीज़ है, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों की पे है, चाहे पेंशन्स हैं, चाहे सोशल बाइंडिंग्स हैं जो हम सोशल पेंशन्स देते हैं लोगों को, वो हम बेखूबी उसको निभा रहे हैं।
3 साल का कार्यकाल हमारी सरकार ने पूरा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन हालात में बार बार वो इस बात का जिक्र करते रहे कि हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं, उसके बहुत अच्छे नतीजे भी आए। लेकिन हकों की लड़ाई भी थी कि हमारे राज्यों के जो हक हैं वो हमको मिलने चाहिए, उसको उन्होंने जिक्र भी किया था, लेकिन उसका इस बजट में कहीं जिक्र नहीं। आपदा की बात करें 2023 और 2025 में बहुत माना, पर पूरी दुनिया ने देखा कि 2023 में हिमाचल प्रदेश पे बहुत बड़ी आपदा आई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसके सारे आंकड़े भी हमने भारत सरकार को सौंपे, उसके एवज में कुछ नहीं मिला। 25 में फिर से आपदा आई, उसके एवज में हमको मदद नहीं की गई। लेकिन 25 में माननीय प्रधानमंत्री जी आए, वो उन्होंने क्यों दौरा किया था, वो क्यों हिमाचल प्रदेश के हवाई दौरे में आए थे? क्योंकि आंकलन कर रहे थे कि हिमाचल में नुकसान हुआ। उसके बाद धर्मशाला में उन्होंने मीटिंग ली, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, अधिकारी सब लोग वहाँ थे और 1500 करोड़ रुपए की फौरी राहत देने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की कि नुकसान हुआ है और मैं एक इमीडिएट हिमाचल प्रदेश के लोगों को राहत के तौर पे 1500 करोड़ रुपए भिजवाऊंगा। हमें इस बात का बोलते हुए बड़ा दुख होता है कि उन 1500 करोड़ रुपए के बारे में आज तक कोई जिक्र नहीं किया। ये भी मेरा प्रश्न बड़ी विनम्रता के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन और भाजपा के बड़े नेताओं से कि आप हाथ जोड़ के हमको भी बताएं, प्रदेश की जनता को भी बताएं कि उन 1500 करोड़ रुपए में से कितना पैसा आया या क्यों नहीं आया या कब आएगा। हमें बड़ा उम्मीद था, किसी छोटे व्यक्ति ने नहीं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट थी। तो हम इसलिए याद दिला रहे हैं कि हमें फाइनेंशियल हालत हमारी स्टेट की स्वाभाविक तौर पे अच्छी नहीं है और कोई बड़ी बात भी नहीं है। जब हमारे सारे टैक्सेस भारत सरकार को जाते हैं, फेडरल सिस्टम है,